नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। फिर बेनतीजा रही प्रशासन के साथ बैठक, आईएएस के खिलाफ कार्यवाही पर अड़े किसान। जी हां दोस्तों, एसडीएम आयुष सिन्हा के खिलाफ कार्यवाही और मामले की स्वतंत्र जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने बुधवार को स्थानीय प्रशासन के साथ बैठक की, जिसमें प्रमुख किसान नेता शामिल रहे। जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक में भाग लेने वाले 13 प्रतिनिधियों में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत, कार्यकर्ता योगेंद्र यादव शामिल रहे। अधिकारियों के साथ ये बैठक भी बेनतीजा रही। बैठक में जाने से पहले राकेश टिकैत ने कहा कि खट्टर सरकार किसान आंदोलन को करनाल तक सीमित करने की साजिश कर रही है, जो सफल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का विरोध जारी रहेगा। इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करना चाहेंगे। टिकैत ने कहा कि सरकार अधिकारी को बचाने की कोशिश कर रही है, हमारी बातचीत जारी रहेगी, यहां भी प्रदर्शन जारी रहेगा। इससे पहले किसान नेताओं ने आपस में एक बैठक की, जहां उन्होंने स्थानीय प्रशासन को आईएएस अधिकारी आयुष सिन्हा के खिलाफ कार्यवाही करने का एक और मौका देने का फैसला किया, जिन्होंने 28 अगस्त को पुलिस को विरोध करने वाले किसानों पर बल प्रयोग का निर्देश दिया था। बैठक में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव, करनाल स्थित बीकेयू नेता जगदीप सिंह चिंडूनी और कई अन्य कृषि यूनियनों के प्रतिनिधियों ने करनाल के जिला कलेक्टर सहित राज्य सरकार के प्रतिनिधियों से मिलने का फैसला किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एंटीलिया केस, सचिन वाजे ने मनसुख हिरेन की हत्या के लिए प्रदीप शर्मा को दी थी मोटी रकम। जी हां दोस्तों, एंटीलिया केस तो आपको याद ही होगा, जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। दरअसल दोस्तों एंटीलिया देश के सबसे और एशिया के भी सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी का घर है और उसके घर के बाहर कार में विस्फोटक बरामद हुए थे। उसी केस का नाम एंटीलिया केस है। दोस्तों एंटीलिया केस में चार्जशीट दाखिल होने के बाद से हर रोज अहम खुलासे हो रहे हैं। चार्जशीट के मुताबिक मनसुख हिरेन का कत्ल करने के लिए मुख्य आरोपी सचिन वाजे ने मुंबई पुलिस के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को मोटी रकम दी थी, जिसके बाद प्रदीप शर्मा ने अपने साथी संतोष के साथ मिलकर मनसुख का मर्डर कर दिया था और उसकी लाश बाद में मुंब्रा क्रीक से बरामद हुई थी। इस हाई प्रोफाइल मामले की चार्जशीट के मुताबिक 3 मार्च को एपीआई सचिन वाजे ने पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के साथ एक मीटिंग की थी। उसी मीटिंग में वाजे ने रुपयों से भरा एक बैग प्रदीप शर्मा के हवाले किया था, जिसमें नोटों के बंडल भरे थे। पैसा मिलने के बाद प्रदीप शर्मा ने संतोष शेलार से संपर्क किया था और एक गाड़ी के बारे में बात की थी, जिसका इस्तेमाल मनसुख हिरेन की हत्या के लिए होना था और उसी गाड़ी से लाश को ठिकाने लगाना था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, महबूबा मुफ्ती ने कहा असली शरिया पर अमल करे तालिबान, दुनिया के लिए बन जाएगा मिसाल। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं यह समझती हूं कि तालिबान अब एक हकीकत बनकर सामने आ रहा है। उनकी पहले जो इमेज बनी थी वो इंसानियत के खिलाफ थी। अब वो आए हैं और हुकूमत करना चाहते हैं तो उन्हें असली शरिया लागू करना होगा, जो कुरान में दर्ज है, जिसमें औरतों को हक दिए गए हैं, बच्चों के अधिकार हैं। अगर तालिबान इस पर अमल करता है तो दुनिया के लिए मिसाल बन सकता है। दरअसल दोस्तों तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी नई केयरटेकर सरकार की घोषणा कर दी है। संगठन के मुताबिक कई सरकार के काउंसिल के हेड मोहम्मद हसन अख्खुद हैं। अंखुद देश के प्रधानमंत्री होंगे। इसके अलावा अब्दुल गनी बरादर देश के नए डिप्टी प्रधानमंत्री होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, असम में भीषण नाव दुर्घटना, 100 यात्रियों से भरी 2 नावों में टक्कर के बाद कई हो गए लापता। जी हां दोस्तों, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर भीषण नाव दुर्घटना हुई है। यहां यात्रियों से भरी 2 नावों में टक्कर हो गई। हादसे के बाद कई लोगों को लापता होने की खबर है। घटना जोरहट जिले के नीमती घाट की बताई गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दोनों नावों में करीब 100 यात्री सवार थे। एक बोट माजुली से नीमकती घाट की ओर जा रही थी, जबकि दूसरी इसकी विपरीत दिशा में जा रही थी। राज्य के सीएम हेमंता विश्वा शर्मा ने नाव दुर्घटना पर दुख जताते हुए माजुली और जोरहाट जिला प्रशासन को एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया है। इस घटना में अब तक मात्र 40 लोगों को बचाया जा चुका है, जबकि बाकी के अभी फिलहाल लापता हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
किसानों के लिए अच्छी खबर, केंद्र ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 रुपए तो सरसों का 400 रुपए बढ़ाया। जी हां दोस्तों, किसानों के नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन को फिर तेज करने के बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में आज किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में गेहूं, चना, मसूर, सरसों समेत रबी की 6 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का निर्णय लिया गया। नया एमएसपी रबी की फसलों के मार्केटिंग सीजन 2022-23 के लिए लागू होंगे। दोस्तों, कैबिनेट ने विपणन वर्ष 2022-23 के लिए गेहूं के एमएसपी में 40 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा कर 2015 रुपए कर दिया है। इसके अलावा चने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 130 रुपए की बढ़ोतरी कर 5230 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इस बार सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तिलहन में की गई है। केंद्र सरकार ने सरसों के एमएसपी में 400 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर 5050 रुपए करने का ऐलान किया है। वहीं मसूर में भी 400 रुपए की बढ़ोतरी कर 5500 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान के खिलाफ लगातार चौथे दिन महिलाओं ने किया प्रदर्शन। बौखलाए तालिबानियों ने कोड़े बरसाए, सड़क से गुजर रही लड़कियों को भी पीटा। जी हां दोस्तों, तालिबानी बंदिशों और पाकिस्तान के दखल के बीच काबुल में लगातार चौथे दिन बुधवार को भी प्रदर्शन हो रहे हैं। इसकी अगुवाई महिलाएं कर रही हैं। इस दौरान तालिबानियों ने महिलाओं को रोककर विरोध और नारेबाजी बंद करने को कहा, लेकिन वे नहीं मानी। भीड़ को तितर बितर करने के लिए तालिबानी लड़ाकों ने महिलाओं पर ताबड़तोड़ कोड़े बरसाना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, सड़क से गुजरती युवतियों को भी लड़ाकों ने बेरहमी से पीटा। दूसरी तरफ काबुल में निकाली गई पाकिस्तान विरोधी रैली के बाद तालिबान ने धमकी दी है कि सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन नहीं चलेगा। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार की घोषणा के बाद अब पंजशीर के लड़ाकों ने भी अपनी अलग सरकार बनाने का ऐलान किया है। नेशनल रेजिस्ट फोर्स के नेता अहमद मसूद ने तालिबान की सरकार को नाजायज बताया। उन्होंने कहा कि हम लोग जल्दी अपने नेताओं और समर्थकों के साथ चर्चा कर अफगानिस्तान में एक समानांतर सरकार बनाने का ऐलान करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना होगी और ज्यादा ताकतवर। केंद्र सरकार ने 56 C-295 MW विमान खरीदने को दी मंजूरी। जी हां दोस्तों, भारतीय वायुसेना को और मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इस बीच सुरक्षा मामलों की समिति ने बुधवार को भारतीय वायुसेना के लिए 56 C-295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने की मंजूरी दी है। यह अपने आप में इस तरह का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें भारत के अंदर प्राइवेट कंपनी की तरफ से सैन्य एयरक्राफ्ट तैयार किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने कहा कि सभी 56 विमानों को स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर शूट के साथ तैयार किया जाएगा। सरकार ने कहा कि यह कार्यक्रम देश के एरोस्पेस पारिस्थितिक तंत्र में रोजगार सृजन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और इससे प्रत्यक्ष रूप से 600 अत्यधिक कुशल रोजगार, 3000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार और अतिरिक्त 3000 मध्यम कौशल रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा तालिबान के जरिए अपना हित साधने की कोशिश में है चीन, हमारी नजर बनी रहेगी। जी हां दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन और तालिबान को लेकर बड़ा बयान दिया है। एक पत्रकार ने जब बाइडेन से पूछा कि क्या आप चिंतित हैं कि तालिबान को चीन से फंडिंग मिलेगी, इस पर बाइडेन ने कहा कि तालिबान से चीन को दिक्कत है तो चीन तालिबान के साथ सामंजस्य बैठाने में लगा है, जैसा पाकिस्तान, रूस और ईरान कर रहे हैं। हम सब यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे अब वे लोग क्या करेंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, चीन तालिबान को वित्तीय मदद का ऐलान कर चुका है। तालिबान ने चीन के बनाए जा रहे आर्थिक कॉरिडोर में भागीदार बनने की बात कही है। इस पर बाइडेन का कहना है कि तालिबान के साथ चीन कुछ समझौता करना चाह रहा है। चीन ही नहीं बल्कि रूस, ईरान भी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि आगे क्या किया जाए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से अमेरिका ने अफगानिस्तान की विदेशों में जमा रकम की निकासी पर रोक लगा दी है, जिसके बाद से तालिबान बौखलाया हुआ है। सरकार गठन के बाद अब तालिबान की नजर आर्थिक मोर्चे पर है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, प्राइवेट स्कूल भी आरटीआई के दायरे में, सूचना देने से किया इनकार तो रद्द हो सकती है मान्यता। जी हां दोस्तों, प्राइवेट स्कूल भी आरटीआई के दायरे में आ गए हैं। इस बाबत राज्य सूचना आयोग ने एक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि प्राइवेट स्कूल आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना देने से मना नहीं कर सकते। अगर स्कूल सूचना देने में आनाकानी करते हैं तो मान्यता रद्द हो सकती है। एसआईसी द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए पत्र में लिखा है कि अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था आरटीआई के माध्यम से प्राइवेट स्कूलों के बारे में
जानकारी मांगता है तो जिला शिक्षा विभाग को मांगी गई सूचना व जानकारी निजी स्कूलों से लेकर उपलब्ध करानी होगी। जानकारी देने से कोई स्कूल मना करता है तो स्कूल को कारण बताओ नोटिस दिया जाए और मान्यता रद्द की जा सकती है। हालांकि कई स्कूलों में इस नियम से बचने के लिए तर्क दिया है कि वे प्राइवेट संस्था है, इसलिए सूचना देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रमुख अलगाववादी नेता गिलानी के निधन के बाद मसरत आलम को मिली हुर्रियत की कमान, तिहाड़ में बंद है अलगाववादी नेता। जी हां दोस्तों, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरपंथी धड़ल्ले ने सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद जेल में बंद अलगाववादी नेता मसरत आलम भट्ट को अपना नया अध्यक्ष चुन लिया है। कश्मीर में साल 2010 में विरोध प्रदर्शन के दौरान पोस्टर बॉय के तौर पर पहचाने जाने वाला मसरत आतंकी संगठनों को फंडिंग करने के आरोप में जेल में बंद है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरपंथी धड़े ने मंगलवार को मीडिया को जारी एक बयान में कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को संगठन के नेतृत्व से बड़ी उम्मीद है। बयान के मुताबिक शब्बीर अहमद शाह और गुलाम अहमद गुलजार हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कट्टरपंथी धड़े के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। संगठन ने कहा है कि ये नियुक्तियां हुर्रियत के संविधान के मुताबिक चुनाव होने तक अस्थायी हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुंबई में जिम ट्रेनर्स को कड़ी चेतावनी, प्रोटीन पाउडर की आड़ में एस्टेरॉइड्स बेचा तो होगी कार्यवाही। जी हां दोस्तों, जिम में बॉडी बनाने के नाम पर एस्टेरॉइड को बढ़ावा देने की शिकायतों पर मुंबई एफडीए ने सख्ती शुरू कर दी है। विभाग ने आदेश जारी करके कहा है कि अगर कोई जिम ट्रेनर प्रोटीन पाउडर की आड़ में किसी को एस्टेरॉइड या उससे जुड़ी कोई चीज देने की कोशिश करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर लोग शरीर को एक निश्चित आकार में लाने के लिए घंटों तक जिम करते हैं। इस दौरान वे शरीर को मजबूत बनाने के लिए प्रोटीन और दूसरी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जो शरीर को सुंदर आकार देने के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे शरीर बाहर से तो सुंदर हो जाता है लेकिन उसके बुरे परिणाम दिखाई देते हैं। मुंबई एफडीए के सहायक आयुक्त डीआर गहाणे के मुताबिक शरीर को फुलाने के लिए जिस दवाई का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वह है एस्टेरॉइड। इसे देखते हुए विभाग की ओर से आदेश दिया गया है कि अगर किसी जिम में लोगों को एस्टेरॉइड उपलब्ध कराया जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की ताज़ा स्थिति। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक कोरोना केसों की बात की जाए तो कोरोना के केस बढ़कर अब 21,94,56,000 को पार कर गए हैं, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 45 लाख के भी पार है। सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की बात करें तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, फ्रांस, टर्की, अर्जेंटीना, ईरान आदि देशों का नाम आता है। इनमें भी दोस्तों अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित है। अब दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत में हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक 3,30,96,000 से ज्यादा इस महामारी के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4,41,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों की बात करें तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, सोना और लुढ़का, चांदी में आई चमक। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोना 264 रुपए की गिरावट के साथ 46,140 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं चांदी की बात की जाए तो चांदी 22 रुपए की तेजी के साथ 63,486 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना हल्की सी बढ़त के साथ $1798 प्रति औंस, जबकि चांदी $24.37 प्रति औंस पर सपाट रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तालिबानी सरकार में नजर आ रही है मेड इन पाकिस्तान की छाप, भारत के लिए बड़ी चिंता। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में घोषित नई तालिबान सरकार पर मेड इन पाकिस्तान की साफ छाप नजर आ रही है। सरकार के अधिकतर ओहदेदार वही नेता है जो लंबे वक्त तक पाकिस्तान की पनाह में रहे। वहीं गृह मंत्री और विदेश मंत्री जैसे पदों पर बैठाए गए सिराजुद्दीन हक्कानी और अमीर खान मुफ्ती जैसे नेता पाकिस्तान से खास तौर पर करीबी रखने वाले माने जाते हैं। हालांकि नई तालिबानी सरकार पर सबसे मजबूत पाकिस्तानी छाप दिखाने वाला चेहरा है सिराजुद्दीन हक्कानी। तालिबानी समूह हक्कानी नेटवर्क को पूरी तरह पाकिस्तानी सरपरस्ती में पला बड़ा संगठन माना जाता है। जानकारों के मुताबिक 2015 में पाकिस्तानी फौज और आईएसआई की ताकत पर ही हक्कानी को पश्तूनों की ताकतवर संस्था रहबर शुरा में उपनेता बनाया गया था। उस वक्त तालिबान के अंदरूनी गुटों में इसका विरोध भी हुआ था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज। इंग्लैंड के दिग्गज ने अपनी टीम की खेल भावना पर उठाए सवाल, टीम इंडिया को बताया शेर। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है। चौथे मैच में मेजबान को 157 रन से मात देकर भारतीय टीम सीरीज में 2-1 से आगे है। ओवल के मैदान पर विराट सेना के प्रदर्शन की हर कोई सराहना कर रहा है, वहीं अब हर किसी की नजरें 5वें टेस्ट पर है। इसी बीच इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर डेविड लॉयड का कहना है कि अगर इंग्लैंड 5 मैचों की टेस्ट सीरीज बराबर करना चाहता है तो उसे अपने प्रदर्शन और टीम भावना में सुधार करना होगा। लॉयड ने डेली मेल के लिए लिखे कॉलम में कहा कि जिस तरह उन्होंने लॉर्ड्स में हार के बाद मजबूत तरीके से हेडिंग्ले में वापसी की थी, उन्हें दोबारा ऐसा करना होगा। उन्हें अपने प्रदर्शन और टीम भावना में सुधार करना होगा। जब भारत कॉर्नर होता है तो वह शेर की तरह हो जाता है, लेकिन इंग्लैंड ऐसा नहीं है। लॉयड का मानना है कि भारत फिलहाल टेस्ट की सर्वश्रेष्ठ टीम है। उन्होंने कहा कि भारत की टीम दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम है। शार्दुल ठाकुर और उमेश यादव के होने से उनकी टीम में गुणवत्ता और ये खिलाड़ी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि वे कितने अच्छे हैं, ये इतने बेहतर हैं कि टीम रविंद्रचंद्र अश्विन को बाहर रख रही है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, अश्विन को टीम से बाहर रखना चाहिए या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली एम्स में होगा भारत बायोटेक की नेजल कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल, जल्द मिल सकता है अप्रूवल। जी हां दोस्तों, भारत बायोटेक की नेजल कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल दिल्ली की एम्स अस्पताल में होगा। इस क्लिनिकल ट्रायल को करने के लिए एम्स एथिक्स कमेटी के पास अप्रूवल के लिए भेज दिया गया है। उम्मीद है कि अगले 1 से 2 हफ्ते में इस नेजल वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया जाएगा। इससे पहले भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ट्रायल भी एम्स में हो चुका है। भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन के बाद अब उसी कंपनी की नेजल वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल दिल्ली के एम्स में किया जाएगा। इस ट्रायल के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर संजय राय होंगे। इस ट्रायल को करने से पहले एम्स अस्पताल की एथिक्स कमेटी से मंजूरी लेनी पड़ती है, जिसकी प्रक्रिया चल रही है और उम्मीद है कि अगले 1 से 2 हफ्ते में मंजूरी मिल जाएगी। एम्स के कम्युनिटी मेडिसिन डॉक्टर संजय राय का कहना है कि ट्रायल शुरू होगा जब एथिकल अप्रूवल आ जाएगा, रेगुलेटर फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी, इसके बाद ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। यानी कि दोस्तों जल्द ही एक ऐसी वैक्सीन आने वाली है जिसके बाद आपको सुई लगवाने की जरूरत नहीं होगी, केवल नाक में स्प्रे करने से ही आप कोरोना वायरस का टीका पालेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान में हुआ तालिबान का असर। इमरान खान सरकार ने टीचर्स के जींस टी शर्ट या टाइट कपड़े पहनने पर लगाई रोक, अब विरोध भी हुआ शुरू। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे का असर पाकिस्तान में भी नजर आने लगा है। यहां इमरान खान सरकार ने सभी केंद्रीय शिक्षण संस्थानों के टीचर्स के लिए एक फरमान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि फेडरल डायरेक्टर एजुकेशन के तहत आने वाले किसी भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के टीचर्स जींस टी शर्ट्स या टाइट्स नहीं पहन सकेंगे। इसके कुछ दिन पहले ही बहावलपुर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट को भी इस तरह के कपड़े पहनने से रोका गया था। पाकिस्तान के मशहूर शिक्षाविद परवेज हुदभाई समेत कई लोगों ने सरकार के इस आदेश का विरोध किया है। परवेज ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि हम हर मामले में पहले ही बहुत पीछे रह गए हैं, अब सरकार क्वालिटी एजुकेशन के बजाय तालिबान का निजाम अपनाने जा रही है। वहीं दोस्तों पाकिस्तान के न्यूज चैनलों पर सरकार के इस फरमान के खिलाफ आवाजें भी उठनी शुरू हो गई है। कुछ लोगों का कहना है कि जिस मुल्क का वजीर आजम यानी कि प्रधानमंत्री ही यौन अत्याचार के लिए महिलाओं के लिबास को दोष देता हो, वहां तो इस तरह के फरमान जारी होने ही थे। लेकिन उन्हें यह बताना चाहिए कि 3 साल की बच्चियों के साथ होने वाले रेप या मर्डर के लिए कौन से नियम लागू होते हैं। इमरान ने पिछले दिनों एक भाषण में कहा था कि देश में होने वाले यौन अपराधों के लिए महिलाओं के वेस्टर्न आउटफिट और दूसरे देशों की फिल्में भी जिम्मेदार है और लोगों को पश्चिमी मानसिकता से बचना चाहिए। ये मानसिक गुलामी है। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान तालिबान की मदद करता करता कब खुद तालिबान बन गया यह पता भी नहीं चला। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों क्रिकेट का जन्मदाता कौन से देश को माना जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उस देश का नाम जहां पर क्रिकेट खेल की उत्पत्ति हुई थी तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।